डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जम के पढ़ रहे होंगे। ऑलराइट, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरिएशन ऑफ मेंबर राइट्स। जी हाँ, एक्चुअली ये कंसेप्ट मेंबरशिप के अंदर हम समझ रहे हैं कि मेंबर्स के राइट्स क्या वेरी हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोविजंस हैं जो कि कंपनीज एक्ट में प्रोवाइडेड हैं, उन्हें समझना होगा हमें, तभी वो पॉसिबल है कि हम मेंबर के राइट्स में भी वेरिएशन हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड कि वेरिएशन से पहले हम ये समझ लें कि मेंबर्स के राइट्स क्या हैं। ऑलराइट, सो मेंबर्स, अगर हम बात करते हैं मेंबर्स के राइट्स की, तो ये राइट्स उन्हें मिले कहां से? दे डिराइव such rights from कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट में वो राइट देता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर टर्म ऑफ इशू ऑफ शेयर। जो शेयर इशू के हैं एट द टाइम ऑफ इशूइंग शेयर्स, उसके साथ एक टर्म और कंडीशंस रखी गई थी जो कि उनके राइट्स को डिफाइन करेंगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कि उसके राइट तो आपने बता दिया कि ये राइट्स कहाँ से ड्राइव होते हैं, बट आपने ये तो बताया नहीं कि राइट्स होते क्या हैं। सो मैं इस बात को प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि बेसिक राइट्स तो आप सबको पता होंगे, लेकिन अगर जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, यहाँ पर हम जब मेंबर्स की राइट्स की बात करते हैं, याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ जब मेंबर्स के राइट्स की, तो मैं बात कर रहा हूँ कंपनी के मेंबर्स के राइट। ऑलराइट, सो नाउ वी अंडरस्टैंड दे हैव जनरली व्हाट टाइप ऑफ राइट्स। दे हैव डिविडेंड राइट्स, voting rights and return of capital, share capital। क्या सर? हाँ, जनरली अगर देखा जाए तो शेयर होल्डर्स के पास में तीन तरह के राइट्स होते हैं: डिविडेंड राइट्स, क्लियर, वोटिंग राइट्स एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल। सी, फिर समझ लीजिएगा, अगर आप कंपनी में, किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके बदले कंपनी आपको शेयर देगा, और कंपनी आपको शेयर देता है और उस शेयर पर कंपनी आपको एंड ऑफ द ईयर जो भी उसने प्रॉफिट कमाया उसमें आपको एक हिस्सा देता है, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड। सिंपल सी बात जो हम जानते हैं। तो क्या ये मेंबर का राइट नहीं है कि उसे वो डिविडेंड मिले? अगर कंपनी डिक्लेयर करता है तो, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो उसका राइट है, वो राइट टू रिसीव डिविडेंड। उसका राइट है कि वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सके, जब भी कंपनी की मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में जाए और फेवर या अगेंस्ट में अपना वोट कर सके। प्लस जब कंपनी बंद होने की बात आए तो उसका हक बनता है कि अगर कोई सरप्लस बचा है, सरप्लस मतलब कंपनी की एसेट्स को सेल ऑफ करने के बाद में, सबके पेमेंट्स कर देने के बाद में, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, डेट्स हैं, उन्हें पे ऑफ करने के बाद में अगर कोई पैसा बचता है तो उसका राइट बनता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे और उसका रिटर्न भी मिले। किस पर? रिटर्न ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्या सर ये राइट्स वेरी हो सकते हैं? एज आई सेड कि ये राइट्स ने मिले कहां से? कंपनीज एक्ट से, मेमोरेंडम, आर्टिकल एंड टर्म ऑफ इशू। कंपनीज एक्ट बताता है, मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल होता है, टर्म ऑफ इशू। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आप इनके बारे में जानते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बारे में। अगर नहीं पता है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्वेरी पुट करके। अब अगर मैं आपसे कहूं टर्म ऑफ इशू, तो इसे एक छोटी सी बात को समझ लीजिएगा। जब कंपनी पब्लिक से फंड रेज करता है, क्या कह रहे हैं, जब कंपनी पब्लिक से फंड रेज करता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो उसके लिए एक प्रोस्पेक्टस रेडी करता है, और इस प्रोस्पेक्टस में शेयर्स के बारे में डेफिनेशन दी जाती है कि भाई ये जो हम शेयर आपको दे रहे हैं इसमें मिलने वाले राइट्स भी क्या होंगे आपको। तो क्या उधर कोई राइट्स कहां पर? सब उस डॉक्यूमेंट में, जो डॉक्यूमेंट पब्लिक को दिया जा रहा है, प्रोस्पेक्टस या कोई ऑफर डॉक्यूमेंट, क्या उसमें कोई जो टर्म ऑफ इशू है उसमें जो राइट्स डिफाइन किए गए हैं, क्या वो उसके लिए उसकी एंटाइटलमेंट रहेगी? आंसर इज यस। तो यहाँ पर हम राइट्स की बात करेंगे। मैंने बताया आपको राइट्स कहाँ से मिलेंगे। दे डिराइव फ्रॉम द कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स एंड टर्म ऑफ इशू ऑफ शेयर। एंड इफ टॉक अबाउट द राइट्स, सो राइट सिंबल्स हैं, डिविडेंड से, वोटिंग एंड टर्म ऑफ इशू, सॉरी रिटर्न ऑफ कैपिटल। नाउ इफ यू लुक एट दिस, अगर हम कहें कि पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स है तो क्लास हो जाएंगे। कैसे? हाँ, अगर हम आपसे कहूं कि व्हाट आर द क्लास राइट, तो क्लास राइट का मतलब हुआ क्लास ऑफ शेयर
तो जो क्लास ऑफ शेयर्स है, अब आप सोच रहे हो सर क्लास ऑफ शेयर्स क्या है? समझिएगा, कंपनी में दो तरह का ही शेयर होता है, एक इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब इक्विटी में भी क्लास हो सकता है। इक्विटी में क्लास होने का मीनिंग इस तरह समझ लीजिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शेयर्स एक ऑर्डिनरी शेयर्स है और एक शेयर है जिसमें डीवीआर। सो ऑर्डिनरी शेयर मतलब 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, डीवीआर सर 5 शेयर्स इज इक्वल टू 1 वोट। बात पकड़ना रहा है। डीवीआरस आपने सुना होगा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो ये भी पॉसिबल है कि कंपनी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर इशू करे, जैसे कि एक और एग्जांपल हम क्लास शेयर का ले सकते हैं यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स एक अलग क्लास हो गया, शेयर कैटेगरी में है बट एक डिफरेंट कैटेगरी हो गया, किसका? क्लास ऑफ शेयर के अंदर आ जाएगा वो। सिंपल है। तो उनके भी खुद के राइट्स हैं। सिंपल ना। अगर मैं इन राइट्स की बात करूं, इन राइट्स में अगर वेरिएशन की बात करूं, तो आपको कुछ बातें बहुत ध्यान से समझ लेनी है। इन राइट्स में वेरी कैसे होगा, वेरिएशन कैसे होगी? सी, पहली बात, जो भी कंपनी शेयर्स जो इश्यूड शेयर्स हैं उनमें वेरिएशन करना चाहता है, क्या सर? इश्यूड शेयर्स पे अगर कोई वेरिएशन करना चाहता है तो सर पहले तो आपको ये समझना होगा कि पहले कंसेंट लेना होगा इन राइटिंग। बात ध्यान से सुनिएगा, हम कह रहे हैं आपको कंपनी को कंसेंट लेना होगा इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स। क्या सर? जो उस कंपनी का जो शेयर होल्डर है, कौन सा वाला? जो इश्यूड पार्ट का है, कंपनी का इश्यूड शेयर्स का जो होल्डर है, उनमें से कम 3/4 का कंसेंट इन राइटिंग लीजिएगा। दैट पॉसिबल टू वेरी द राइट्स ऑफ मेंबर। ऑलराइट सर। या फिर अगर कोई पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड है, क्या करें हम? अगर कोई पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड है तो उस पर्टिकुलर क्लास की मीटिंग की जाएगी, एक सेपरेट मीटिंग की जाएगी, और सेपरेट मीटिंग में एसआर पास किया जाएगा। एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब 75% वोट्स मस्ट बी इन फेवर। क्लियर है? तो हमने यहाँ समझा कि वेरी करने के लिए अगर वेरिएशंस करने हैं, मेंबर्स के राइट में वेरिएशंस करने हैं, तो यू नो कंपनी को इन मीटिंग कॉल करना पड़ेगा। मैंने जैसा बताया आपको कि अगर वेरिएशन हो रहा है मेंबर के राइट्स में, देन कंपनी हैज टू टेक कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द होल्डर नॉट लेस देन 3/4। 3/4 कौन है? ऑफ द इश्यूड शेयर्स। जो इश्यूड शेयर्स है उस मेंबर के, उन मेंबर्स की पावर में ये है कि एटलीस्ट 3/4, अगर 3/4 या तक कम से कम 3/4 की कंसेंट मिलती है फॉर वेरिएशन, तो हो सकता है। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर क्लास इफेक्ट हो रही है, तो उस पर्टिकुलर क्लास, लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के, फिर बोल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सपोज अगर कंपनी वाइंड अप डिक्लेयर करना चाहता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से को कंसेंट लेना पड़ेगा बाय पासिंग। ऐसा पासिंग आ रहा है मतलब वहां पर उनकी भी पार्टिसिपेशन होगी। ये कोई पर्टिकुलर क्लास है तो उनकी भी वेरिएशन, मतलब देखो कीवर्ड पकड़ो, ऐसा पास करके ही पॉसिबल है। सिंपल एकदम। लेकिन सुनिए, ये दोनों काम इफेक्टिव नहीं हो सकते। क्या सर? हाँ, ये दोनों ही काम इफेक्टिव नहीं होंगे अगर मेमोरेंडम, क्या कह रहे हैं सर, अगर वेरिएशन का प्रोविजन मेमोरेंडम या आर्टिकल में इंसर्ट ही नहीं हुआ है तो वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। आप सुधरे क्यों? इंटरेस्टिंग है, क्योंकि समझिए कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, चार्टर डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस रेफर कर रहे हैं। बट अगर मेमोरेंडम कोई प्रोविजन ही प्रोवाइड नहीं करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ मेंबर्स राइट, तो सोच के देखिएगा कैसे पॉसिबल होगा। भले ही कंपनी 3/4 का कंसेंट ले ले इन राइटिंग फॉर द वेरिएशन ऑफ द राइट्स, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज to make such variation effective, there must be a provision in the memorandum of association about the variation of the members' right. Suppose sir अब तो नहीं है, अब क्या करेंगे? ना तो आर्टिकल में कोई प्रोविजन है फॉर वेरिएशन and there is no provision in the memorandum in respect of variation of member rights. Now what is the right way to deal with this problem? Now listen very carefully. See, तो हमें क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जिस टर्म ऑफ इशू पे शेयर इशू किए गए थे ना, जब इशू शेयर किए गए थे ना, समझो जब शेयर इशू किया गया था ना, सो वो टर्म जो है ना वो प्रोहिबिट नहीं हो। मतलब सर सी सच वेरिएशन इज नॉट प्रोहिबिटेड। डियर स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली, आई एम सेइंग प्रोहिबिटेड नॉट रिस्ट्रिक्टेड। प्रोहिबिटेड मींस एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड। सो यहाँ हम कहना चाह रहे हैं इफ द आर्टिकल्स और मेमोरेंडम
is silent on the variation of the member's right, and in such case such variation is not prohibited by term of issue of share, then it is possible. अगर एट द टाइम ऑफ इशू हमने ऐसी कोई प्रोहिबिशन भी इंसर्ट नहीं की थी कि कंपनी आगे चल के वैरी नहीं कर सकता, तो अगर कंपनी वैरी करता है 3/4 का कंसेंट लेना पड़ेगा। 3/4 का कंसेंट ले भी लिया आपने तो मेमोरेंडम प्रोविजन होना चाहिए फॉर वेरिएशन। सपोज अगर मेमोरेंडम में वेरिएशन का प्रोविजन नहीं है तो जब हमने शेयर इशू किए थे उसकी जो टर्म और कंडीशंस जिस कंडीशन पे हमने इशू किए थे वो वेरिएशन को प्रोहिबिट नहीं करता हो। सिंपल है। अब एक बात तो समझिएगा, लेकिन जो मैंने बात बताई आपको ये सेक्शन 48 सबसेक्शन 1 में डिफाइन है, क्लियर है, जो ये प्रोसेस बता रहा है कि कैसे वेरिएशन पॉसिबल है। लेकिन जब हम सेक्शन 48 सबसेक्शन 2 को देखते हैं तो ये कहता है कि जो डिसेंट मेंबर्स हैं, सोच के देखिएगा 75% या 3/4 ने भी कंसेंट दे दी, व्हाट अबाउट दोज जो कि इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे? ये भी तो सोचने वाला बात है ना, क्योंकि कई बार ये होता है कि ये कंपनी का एक इंटरनल मैनेजमेंट है कि ठीक है कंपनी को लगा हम लोग वेरी के लिए तैयार हो गए, मेंबर्स लोगों ने एग्री कर ली, 75% ने मेजॉरिटी ने वोट कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट दोज वो डिसेंट विद दिस प्रपोजल, जो लोग इस प्रपोजल के साथ डिसेंटिंग थे, मतलब दे वर नॉट एग्री विद दिस प्रपोजल, व्हाट अबाउट दोज? ऐसे केसेस में सेक्शन 48 सबसेक्शन 2 यहां आता है और वो कहता है जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स किस केस में? When there is a question of variation of member rights and suppose such variation has been approved by the majority of shareholders, what about the minorities? Now in this case इनके पास section 48 section 2 में एक right है, they can make the application to NCLT provided that जो application जाएगा ना, जो application जाएगा such application made by at least means sir मतलब not less than 10% of holder of such class shall make the application to the NCLT within a period of 21 days from the such approval of consent. क्या सर? हाँ, ये एक अच्छी बात समझिए। अगर मेजॉरिटी इस बात को अप्रूव कर देती है कि ठीक है हम वेरिएशन से एग्री कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं not less than 10%, मतलब कम से कम 10% ऐसा होल्डर हो जो डिसेंट मेंबर जो एग्री नहीं किया किससे, वेरिएशन से, वो एनसीएलटी को एप्लीकेशन देगा। एनसीएलटी को एप्लीकेशन देने का वक्त है 21 डेज, मतलब जब कंपनी ने इसको अप्रूव किया होगा बाय रेजोल्यूशन या फिर अपनी कंसेंट दी होगी मेंबर्स ने, इसी पीरियड में 21 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ बाय पासिंग रेजोल्यूशन और कंसेंट इन राइटिंग, the dissenting shareholders at least 10% make the application to the NCLT regarding such variation. अब NCLT क्या करेगा, मैटर को कंसीडर करेगा और ये देखेगा क्या ये कंपनी के बेनिफिट में है, क्या सभी के बेनिफिट में है। अगर बेनिफिट में होगा अप्रूव करेगा, नहीं होगा तो NCLT इंटरफेयर करेगा। क्लियर है? आई होप वेरिएशन आपको समझ में आएगा। बहुत सिंपल से छोटा सा टॉपिक है, ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि हम कई सारे टॉपिक्स जब काउंसिल लॉ में पढ़ते हैं या सिक्योरिटीज लॉ में पढ़ते हैं तो अक्सर ये होता है कि राइट्स को लेकर कंफ्यूजन चलता है, तो इसके कंसेप्ट की टर्मिनोलॉजी मैंने डिस्कस किया। ऑलराइट, नाउ सेकंड थिंग, ये इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है और हमें पता भी होना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वेटो पावर। वेटो क्या सर? वेटो, सी व्हाट आई एम सेइंग, वेटो पावर, veto is a Latin word, veto is a Latin word, see समझेगा। veto power और right, veto बेसिकली हमने जैसे बताया इट्स अ Latin word जिसका मीनिंग होता है I forbid, या हम बोलते हैं I don't agree, और इसे बोलते हैं I don't agree या फिर don't approve और I don't give consent। इसके नाम से आप अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उससे। सी समझिएगा, वेटो यहाँ पे मीनिंग है कि मैं किसी चीज को लेके अपना मत नहीं दे रहा हूं। मतलब समझिए,
वेटो बेसिकली कंपनी रिजल्ट में डिफाइन नहीं है, बट इसका यूज है। कैसे है? इससे पहले वेटो के एक्चुअल कंसेप्ट को समझते हैं। वेटो बेसिकली कब अप्लाई होता है? टू स्टॉप ऑफिशियल्स एक्शन। क्या सर? हाँ, देखिए, जब लॉज एनैक्ट किए जाते हैं तो लॉज एनैक्ट करने के लिए लेजिस्लेटिव बिल्स को प्रेजेंट किया जाता है इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। ठीक है? इन दैट केस जब हाउसेस वहां प्रेजेंट होते हैं तो कुछ पार्टीज, मान लीजिएगा सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, ये कहेंगे कि नहीं, ओके आई एग्री विद दिस, बट कुछ लोग उसे मना कर देंगे। मीनिंग इज दैट वेरी सिंपल। मान लीजिएगा एक रेजोल्यूशन पास कराने के लिए जब तक एक रिक्वायर्ड मेजॉरिटी उस पर अपनी कंसेंट नहीं दे देती, वो वर्क नहीं करेगा। कंसेंट नहीं देने का मतलब तो नहीं आप यहाँ पे समझिए। मान लीजिएगा मैं आपसे कहता हूं कि हम 10 लोग हैं और हम 10 लोगों को अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना है, देन वी हैव टू टेक कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 7 पर्सन्स। हमें कम से कम 7 लोगों की कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्लियर? लेकिन अगर 7 लोग मना कर देते हैं, they say I'm forbid, तो क्या वो एक्ट हो पाएगा? Of course not। इंटरेस्टिंग फैक्ट जहां पर ये है कि हम यहाँ क्या करेंगे, जो चीज किसी चीज का स्टेटस होगा वो एज इट इज रह जाएगा। मतलब वेटो पावर जब एक्सरसाइज होती है, ये सिर्फ जब ही हो गया, देखिएगा, टू स्टॉप द चेंज। दिस पावर, वेटो गिव्स द पावर ओनली टू स्टॉप द चेंज। बदलाव को रोकने के लिए इस पावर की एक्सरसाइज करता है और कीप द स्टेटस एज इट इज। Which means sir basically it happens that कंपनी में ऐसा होता है। आप देखना जरा एक बात समझना मेरे। कंपनीज एक्ट 2013 कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ मिनॉरिटी। जी हाँ, कंपनी में ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड करते हैं, दे रूल द कंपनी, वही तो कंपनी चलाते हैं। अब सोच के देखिएगा, मैं आपसे भी कह रहा था कि ऐसा पास करने के लिए 75% वोटिंग मस्ट बी इन फेवर, व्हिच मींस दैट जिन शेयर होल्डर्स के पास में 75% शेयर होल्डर्स है, सोच के देखिएगा, अगर 10 शेयर होल्डर्स के पास, कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन 10 शेयर होल्डर्स के पास ही 75% शेयर्स हैं, तो आप सोच के देखिएगा ये 10 लोग बाकी के 90 लोगों का भविष्य तय कर देंगे रिगार्डिंग द कंपनीज डिसीजन। मतलब सर, हाँ, आप सोच रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली कहाँ हो रहा है? ये पब्लिक कंपनीज में हो रहा है, प्राइवेट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। मैं वेटो पावर में से कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि वेटो पावर बेसिकली इज नॉट डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट, बट दिस कंसेप्ट इज यूज्ड। कैसे यूज होता है समझिएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अभी कुछ समझना, अगर मैं आपसे कहूँ कंपनी में जैसे आप समझते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट जो होता है, they have power to take decision on certain matters। अगर कंपनी के कुछ बेनिफिट के लिए कोई वर्क करना है तो उनको पावर दी गई है, वो कर सकते हैं, they are free to exercise his powers subject to the provision of section 179 of Companies Act। याद होगा कि उनके पास पावर है और वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ पावर्स ऐसी हैं जिनको एक्सरसाइज करने के लिए they have to take। अब सपोज अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान सुनिएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, तो वहां पर क्या करना होगा? मैनेजमेंट को अप्रूवल शेयर होल्डर से भी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये अराइज हो जाए, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो प्रमोटर्स हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन है? प्रमोटर्स हैं। सो कैन दे पार्टिसिपेट इन द मीटिंग? आंसर इज नो, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। व्हिच मींस दैट समझिएगा, अगर ये ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना है तो 75% की अप्रूवल चाहिए, और वो कौन होंगे? मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स। अब अगर सपोज वो चाहें तो यहां पर वो क्या कर सकते हैं? आई फॉरबिड, आई डोंट एग्री। समझिए, वेटो का मतलब यहां पर है कि जब वो कंसेंट देने को तैयार नहीं है, और अक्सर ये ऑब्जर्व किया गया है कि मेजॉरिटी प्रिवेल हो जाती है। मेजॉरिटी प्रिवेल इसलिए हो जाती है क्योंकि कोर्ट भी कंपनी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। Unless until there is a fraud or cheat or mischief or misoperation, mismanagement or oppression, ये चीजें जब तक नहीं है कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। तो फिर क्या हो? तो कंपनीज एक्ट ने ये फैसिलिटी, ये एक प्रोटेक्शन और एक वेलफेयर हम बोलेंगे किसको दिया? मिनॉरिटीज को। वो मिनॉरिटीज को ये दिया गया है कि अगर
कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, फॉर एग्जांपल समझिएगा, अगर कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, मिसमैनेजमेंट समझ रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स गलत तरह के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं जो कि कंपनी का फेवर में नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझिएगा, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पैनल में ऐसे बोर्ड को बार बार अपॉइंट किया जाता है, मेजॉरिटी ऐसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है जो कि कंपनी के बेनिफिट में वर्क नहीं करते हैं। बात सुन आया? कंपनी का फंड मिसयूज होता है। ऐसे केसेस में याद रखिएगा, मिनॉरिटीज क्लास एक्शन ले सकते हैं, क्लास सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी। बात पकड़ में आया? तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि बेसिकली जहां पर अब मिनॉरिटी के राइट्स इंपैक्ट होंगे, दे हैव आल्सो राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स और एनसीएलटी। क्लियर? फर्दर वी ऑब्जर्व दैट, जैसा मैंने आपको बताया कि वेटो में उनको किसी पावर को देता है, लेकिन समझिए जो पावर दी गई है वो उस चीज को ना मना करने की है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ 75% कंसेंट चाहिए और मिनॉरिटीज वहां पे एग्री नहीं कर रही। इज इट पॉसिबल टू कंडक्ट दैट बिजनेस? इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट दैट बिजनेस बिकॉज ऑफ द dissentment of the members की dissent, they are not ready to agree with this. Clear? Second thing, if you consider the veto power with the casting vote, the both things are different. Voting power, casting vote and veto power is different. Veto power defines I don't agree with this, or I don't approve this proposal or resolution, or I forbid. So thing is that the veto, as I said, it gives a power only to stop the change, only stop the change and protect the status quo. Status quo means होता है चीजों को उसी स्थिति में रखना जैसी वो हैं। अगर मैं किसी ट्रांजेक्शन को अप्रूव नहीं कर रहा हूं तो नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एक लिमिट तक परमिटेड है जो कि मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे, लेकिन आफ्टर सर्टेन लिमिट अब कंपनी एंटर्स इनटू ट्रांजैक्शंस एंड सच, यू नो व्हाट, जो स्पेसिफिक कंपनी को एक स्पेसिफिक लिमिट है उसको उसके बियॉन्ड अगर जा रही है, दे हैव टू टेक कंसेंट ऑफ द मेंबर्स बाय पासिंग फॉर एग्जांपल स्पेशल रेजोल्यूशंस। और अगर वो लोग कंसेंट नहीं देते हैं तो समझ रहे हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में वो लोग वो ट्रांजैक्शन में कंपनी एंटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मेंबर ने क्या किया, अपना पावर एक्सरसाइज किया। अगर एक सर्टेन लिमिट के बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए जा रहे हैं और मैनेजमेंट के साथ वो एग्री नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी वेटो पावर एक्सरसाइज करी। आई फॉरबिड, दे सेड सर आई फॉरबिड, हम इस बात को अप्रूव नहीं करेंगे। सिंपल है, क्लियर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दे सकता हूँ जिससे समझिएगा। आपको याद हो रहा होगा जब हम आपको समझाए थे कि कंपनी के कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें आपको बताएं 180 में पूरा समझाएं कहानी को, सर रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जहां पर उन्हें सार के थ्रू ही याद आ रहा है अंडरटेकिंग वाला समझाए थे। एक कंपनी लीज कर रहा है, सेल कर रहा है, अंडरटेकिंग 20% या उससे ज़्यादा का दर है तो मोर देन 20% अगर सेल कर अंडरटेकिंग की वैल्यूज हैं, in that case they have to pass or they have to obtain the SR in general meeting। तो वहां पर अगर शेयरहोल्डर फॉरबिड, आई फॉरबिड, द एक्सरसाइज व्हाट, वेटो पावर। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कास्टिंग वोट का, आप जानते हो कास्टिंग वोट एक्चुअली सच वोट इज एक्सरसाइज्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग एंड when such vote is exercised by the chairman, when situation comes before him, the equality of votes, मतलब equal votes in favor and equal vote against हैं, then चेयरमैन के पास एक वोट होता है क्या, मतलब ये वोट उसका एक्स्ट्रा वोट है क्या, कास्टिंग वोट। चाहे तो वो फेवर में जा सकते हैं और अगेंस्ट जा सकते हैं। क्लियर है? ये कब एक्सरसाइज होगा, जब एक पोजीशन ये आ चुकी है जहां पे एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है और सिचुएशन ये आ गई है कि वहां दोनों ही वोट्स फेवर और अगेंस्ट इक्वल पोजीशन पे, तो कास्टिंग वोट एक्सरसाइज होती है बाय द चेयरमैन। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह कि वेटो और इसमें दोनों में फर्क है, क्योंकि कास्टिंग वोट बेसिकली वोटिंग की बात कर रहा है या तो फेवर या अगेंस्ट में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, वेटो पावर मैंने बोला कि स्टॉप द चेंजेस, मैंने मना ही कर दिया। बात पकड़ में आया? क्लियर है? अगर इसी को मैं आगे कंपेयर करता हूं कंट्रोल
एंड वोटिंग वेटो पावर के साथ में, वेटो राइट के साथ में कंट्रोल। अब कंट्रोल कंपनी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कंपनी से कहता है कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी और कंट्रोल द मैनेजमेंट और एक्सरसाइज पॉलिसी डिसीजंस। मतलब कंपनी में अगर मैं कंट्रोल की बात करूं तो मेरे पास कंट्रोलिंग पावर आती है। सपोज इफ आई हैव 51% शेयर्स इन अ पर्टिकुलर कंपनी, देन आई हैव राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स इन दैट कंपनी और आई हैव राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी। और इन अ पॉलिसी डिसीजंस, अगर कोई पॉलिसी डिसीजन लिए जाएंगे तब भी मेरे पास राइट है। तो कंट्रोल, अब यहां कंट्रोल में इंटरेस्टिंग बात है, कंपनी से कहता है कि अगर इफ अ पर्सन कंट्रोल over the affairs of the company, then such person shall be treated as a promoter of the company. आप इंटरेस्टिंग बात देखें, कंपनी से तो बोलता है जो व्यक्ति, जो इंसान कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, वो पर्सन ही प्रमोटर है। और प्रमोटर हो गया तो उसके अपने खुद के ऑब्लिगेशन है, उसकी खुद की ड्यूटीज है। सो अगर एक इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे ये ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए कि उसको प्रमोटर के क्या ऑब्लिगेशन और क्या उसके ड्यूटीज होंगी। बिकॉज कंपनी क्या कहता है कि अगर एक सर्टेन लेवल के बाद आपकी शेयर होल्डिंग फॉर एग्जांपल मोर देन 50% है, 51%, तो यहाँ आप कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके ऊपर प्रमोटर की ड्यूटीज भी कास्ट हो गई हैं, प्रमोटर वाले ऑब्लिगेशंस भी आपके ऊपर कास्ट हो गए। क्लियर है? सो इन कंक्लूजन इज दैट हमने समझा वेटो पावर को, और वेटो पावर सिंपली बात कहती है कि जहां पर ऐसे कई सारे सिचुएशन आएगी जब मैनेजमेंट अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो कई केसेस में ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे उन्हें शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल लेनी होगी। एंड अगर शेयर होल्डर्स उस पर एग्री नहीं करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी पावर वेटो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन सर्टेन केसेस ये भी ऑब्जर्व किया गया जहां रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होंगे और मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स अगर इम्पैक्ट हो रहे हैं, इन दैट केस क्या देखेगा, कंपनी उस प्रपोजल को अप्रूव नहीं कर सकता अगर उसमें इंटरेस्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी बहन आपको बोला अभी कि कंपनी मान लीजिएगा मर्ज हो रही है दो कंपनीज और उससे दूसरे मिनॉरिटीज को नुकसान हो रहा है, उन्हें जो स्पेशल राइट्स मिलते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो दे कैन अपील टू द एनसीएलटी। या हम बात करें टेक ओवर, एक कंपनी एक्वायर दूसरी कंपनी के टारगेट कंपनी को शेयर्स एक्वायर कर रहा है और जो कि डिसाइडिंग शेयर होल्डर्स हैं, क्लियर है, अब बेसिकली कौन होते हैं, मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी एट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स अगर नहीं दी जा रही है, देन आई हैव राइट टू अपील टू द एनसीएलटी। क्लियर है? ऑलराइट, सो ये वेटो पावर की कंसेप्ट को जरूर रीड कीजिएगा। अभी से पहले जो वेरिएशन मेंबर राइट्स अंडर सेक्शन 48 सेक्शन 1 एंड डिसेंडमेंट ऑफ मेंबर्स राइट अंडर सेक्शन 48 सेक्शन 2 मैंने आपसे डिस्कस किया है। इसे एक बार सिंपल देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसे समझें और आगे कई सारे कंसेप्ट को समझने में भी हमको हेल्प करेगा। ऑलराइट, एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय।